नमस्कार दोस्तों। तो PT 365 के फ्री इनिशिएटिव में आज का जो टॉपिक है एनवायरनमेंट का वो है स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट जो जारी करता है वो जारी करता है आपका इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट किसने जारी की, तो IRF ने जारी की, यानी कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने जारी की है। कुछ चीज़ें IRF के बारे में लिखी हुई हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि 5 टाइप के जो होते हैं गैंडे वो पाए जाते हैं, यानी कि राइनो पाए जाते हैं, जिनमें से है वाइट राइनो जो कि नियर थ्रेटेंडेड की स्थिति में होता है। उसके बाद आता है वल्नरेबल की स्थिति में वन हॉर्न राइनो जो इंडियन राइनो भी कहलाता है। फिर ब्लैक राइनो है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जावा और सुमात्रन दोनों जो गैंडे हैं या राइनो हैं वो आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो 3 गैंडे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जावा का, सुमात्रा का और तीसरा ब्लैक राइनो। ठीक है, और जो इंडियन राइनो है वो वल्नरेबल श्रेणी में आता है। रिपोर्ट कहती क्या है? रिपोर्ट ये कहती है कि जो भारत और नेपाल है वहाँ पे आपका वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। आपको पता है कि वन हॉर्न राइनो किस क्षेत्र में पाया जाता है भारत? तो असम में पाया जाता है, काजीरंगा में। तो उसके बारे में बता रहा है कि उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो आबादी है, ठीक है ना, वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपका इंडियन राइनो या भारतीय गैंडा भी कहा जाता है। फिर कहता है कि जो काला गैंडा है यानी कि ब्लैक राइनो है, उसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसका अवैध शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसकी सींग के लिए शिकार किया जाता है या अन्य कारण है इसके लिए शिकार किया जाता है, उसके चमड़े के लिए शिकार किया जाता है। तो उनकी भी जो आबादी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। लेकिन जो सफ़ेद गैंडे हैं जो कि आपके नियर थ्रेटेंडेड स्थिति में आते हैं, जो कि वल्नरेबल स्थिति में नहीं है, जो कि अभी सेफ सिचुएशन में आते हैं, या सुमात्रा गैंडे हैं, उनकी आबादी कम हो रही है। सुमात्रा गैंडे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, इनकी आबादी कम हो रही है, तो ये एक संकट की बात होती है। गैंडे के बारे में क्या बता रहा है कि दुनिया में गैंडे की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें से 3 प्रजातियां एशिया में पाई जाती हैं, जिसमें से जावा, सुमात्रा और इंडियन गैंडा यानी कि वन हॉर्न राइनो आता है। अब गैंडे के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो गैंडे जो होती है उनकी आंखें तुलनात्मक रूप से थोड़ी कमज़ोर होती हैं और गतिविधि के लिए आसपास के पर्यावरण की गंध पर निर्भर करते हैं। मतलब आंख से ज़्यादा वो सूंघने की शक्ति, इसको घ्राण शक्ति कहते हैं, ठीक है, स्निफिंग कहते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो सूंघते हैं, आसपास के वातावरण में रहते हैं और उस हिसाब से जो है कोई भी चीज़, कोई भी भोजन करते हैं। ठीक है, जो इनकी सींग होती है वो हमारे ही बाल या नाखून की तरह केराटिन से बनी होती है, केरोटिन से बनी होती है, और प्रतिवर्ष हर साल जो है 7 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। जैसे हमारा बाल बढ़ता है उसी तरह उनकी सींग बढ़ती है। ठीक है, जो गैंडे होते हैं, खासकर एशियाई गैंडे, वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, यानी कि पानी में ऐसा नहीं है कि आप गैंडे ने आपको चेज़ किया और आप पानी में कूद गए तो आप बच जाओगे, नहीं, वो आपको पीछे से चेज़ करेंगे, और ये नदियों को भी आसानी से, ठीक है, ये कोई जानने वाली बात नहीं है, फिर वो अच्छे स्विमर्स होते हैं। इतना चीज़ें हम लोग जान लिए। भारतीय गैंडे के बारे में, या वन हॉर्न राइनो जिसको बोलते हैं, वन हॉर्न राइनो, इसके बारे में अगर बात की जाए, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है, उद्यान में पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एशिया की सबसे बड़ी राइनो की प्रजाति है। आमतौर पर ये अकेले रहते हैं, और जो मादा होती है यानी कि जो फीमेल होती है वो अपने छोटे बच्चों के साथ रहना पसंद करती है, जबकि मेल क्या करते हैं कि एक टेरिटरी बनाते हैं, एक क्षेत्र बनाते हैं और हिंसक युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी राइनो को आप लड़ते हुए देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि वो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए दूसरे मेल राइनो से युद्ध कर रहा है। मादा जो होती है यानी कि फीमेल होती है, वो अपने बच्चों के साथ रह रही है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर है। फिर कहता है कि अगर गर्मी बढ़ जाती है तो चूंकि उनके शरीर पे मोटी चमड़ी होती है, उसके बावजूद वो कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ भी सकते हैं। फिर आता है कि अभी एक न्यूज़ और है कि केन्या ने जो है वो बर्न कर दिया था राइनो का बहुत सारा हॉर्न। ठीक है, वो आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं, न्यूज़ आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा। क्यों? तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि राइनोज आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, रादर उनकी सींग। ठीक है, तो सींग जो है उनकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए, सॉरी, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था, वो केन्या ने जो बर्न किया था वो राइनो की सींग नहीं थी, वो हाथी का दांत था। इससे पहले जस्ट जो वीडियो था उसमें मैंने कवर किया था। ठीक है, तो अभी मुझसे जो है थोड़ा सा स्लिप हो गया है। ठीक है, चलिए उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है खतरा क्या क्या है, तो सींग के लिए शिकार किया जाता है। कहा जाता है कि ये जो है एशिया में दवा का मुख्य घटक, एक कंपोनेंट बनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये वियाग्रा लाइक पावर देता है मेंस को। ठीक है, तो उसके लिए मतलब इसके सींग का शिकार, मतलब इसका शिकार किया जाता है, सींग, इनकी जो हॉर्न है उसको लेने के लिए। फिर
इस चक्कर में उनके जो अधिवास स्थल हैं उनका विनाश हो रहा है, या जहाँ पे रहना राइनो पसंद करते हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, उनका जो क्षेत्र है, टेरिटरी है, या फिर उनके रहने के लिए जो आपका जो उनका हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर गैंडे की वैश्विक आबादी की बात करें तो 71%, जो कि 2022 की जनगणना के अनुसार 2895 जो है, 71% जो है टोटल असम में पाया गया। 2895, 2895 गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या क्या उपाय किया जा रहा है, तो 2-3 उपाय है यहाँ पर कि भारतीय गैंडों के संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019 घोषित की गई है। एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 में आया। ये पॉइंट केवल मेंस में आप 1-2 पॉइंट में डाल सकते हैं। इंडिया राइनो विजन 2020 शुरू किया गया है। गैंडों की आबादी बढ़ाने के लिए असम वन विभाग, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWF इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन यानी कि IRF का एक संयुक्त कार्यक्रम है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया है, जो कि मतलब के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला लिखा जाएगा कि ये गैंडों की आबादी स्थिर करने के लिए चलाया जा रहा प्रोग्राम है, पहला। ठीक है, दूसरा, ये असम वन विभाग यानी कि असम जो आपका डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वर्ल्ड WWF इंडिया और IRF फाउंडेशन का एक संयुक्त कार्यक्रम है। तो आपको पता है कि पहला वाला जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर गैंडों की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इंडिया राइनो विजन 2020 शुरू किया गया था। ठीक है, और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो करेक्ट होगा। तो ये हो गया गैंडों के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों ने जान ली है। अब एक और जो टॉपिक है वो है गिद्धों के लिए हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध, यानी कि बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर्स। ये क्यों हो रहा है, तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो वल्चर्स होते हैं यानी कि गिद्ध होते हैं, जो आपने जटायु और उनके भाई शायद संपाति, ये जो हमने रामायण में कभी कभार कैरेक्टर सुने होंगे, या किसी न किसी ने लाइफ में कभी ना कभी सुना ही होगा। तो वो जो है वो किस सेक्टर में आते हैं, तो कह सकते हैं कि वल्चर जो है उस तरह के वो थे, यानी कि गिद्ध एक प्रकार के थे वो। तो वल्चर्स जो है उनकी कुछ प्रजातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। तो टोटल जो है 9 प्रजातियां हैं। बात ये है कि कुछ समय पहले डाइक्लोफिनैक के बारे में पता चला था कि डाइक्लोफिनैक एक पेन रिलीफ होती है या पेन किलर होता है, जिसको हम लोग जब इंसान या पशुओं को दिया जाता था, तो जब पशु मर जाते थे, तो जैसा कि आपको पता होगा कि वल्चर जो होता है वो स्कैवेंजिंग का काम करता है, यानी कि जो भी मरे हुए पशु होते हैं या मरे हुए जानवर होते हैं उनको खा के साफ करने का काम करता है, सफाई का काम करता है। तो वल्चर्स उन ऐसे जानवरों को खाते थे जिनको कभी डाइक्लोफिनैक दिया गया है। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि वो डाइक्लोफिनैक जब वल्चर्स के अंदर जाता था तो वल्चर्स का या गिद्धों का किडनी जो है वो फेल हो जाता था। उसके साथ साथ इनकी नेक जो है वो झुक जाती थी। जैसे अगर उनकी गर्दन ऐसी है, जो ये फोटो में दिख रहा है, ऐसे गर्दन है उनकी, तो क्या हो जाता था, ऐसे ही गर्दन हो जाती थी। ठीक, इनका मुंह नीचे चला जाता था, तो इसको बोलते थे ड्रूपिंग नेक। ठीक है ना, ड्रूपिंग नेक। तो ये कुछ कारण था जिसलिए डाइक्लोफिनैक देना बंद कर दिया गया जो भी एनिमल्स थे उनको। अभी कहा जा रहा है कि DTAB जो है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने क्या किया है कि एक सिफारिश की है कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि गिद्धों के लिए हानिकारक है, उनको भी हम जो है प्रतिबंधित कर देंगे, जिसमें है केटोप्रोफेन और एसाइक्लोफिनैक। जैसे डाइक्लोफिनैक था, सेम वैसे ही एसाइक्लोफिनैक भी पेन किलर होती है, और केटोप्रोफेन होता है। जैसे आइब्रूफेन आपने नाम सुना होगा, आइब्रूफेन दिया जाता है। ठीक है, दवा दर्द की दवा। तो ये जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, इसने इन 2 दवाओं पर भी जो है प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। ठीक, ये ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है क्या, तो ये जो है दवाओं से संबंधित जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं उन पर निर्णय लेने के लिए एक सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसका हिस्सा है, तो ये आपका केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का हिस्सा है, जो कि परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दवाओं पर प्रतिबंध के बारे में देखा जाए तो कुछ दवाएं हैं, जैसे केटोप्रोफेन है, ध्यान दीजिएगा, केटोप्रोफेन है, एसाइक्लोफिनैक है, डाइक्लोफिनैक है। ठीक है, नेमुलिसिड, ये देखिए सारी की सारी क्या है, पेन किलर है। ठीक है, उसके अलावा नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं ये सारी। ठीक है, स्टेरॉइड नहीं है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि आपको सूजन से लेकर के शरीर
या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता कब है, जब बॉडी जो है कुछ केमिकल को रिलीज करती है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को या रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे, तो वही इन्फ्लेमेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ दवाएं हैं, नाम आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि केटोप्रोफेन है, एसाइक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक, निमोलिसिड। ठीक है, उसके बाद आता है कि गिद्ध, ये दवाएं गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षी जो होते हैं उनके लिए हानिकारक होती है। डाइक्लोफिनैक भारत में पहले से ही प्रतिबंधित है, ये मैंने आपको अभी बता दिया था। ठीक है, होता क्या है कि कुछ जो आपकी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं, इनसे मेटाबॉलिज्म जो है गिद्धों का वो ख़राब हो जाता है, पूरी तरह से नहीं हो पाता और किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। कुल 9 प्रजातियां हैं, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, जिसमें आपका मैं नाम पढ़ देता हूँ। वाइल्ड रम्ड वल्चर, जिसका यहाँ पर नीचे जिप्स बेंगालेंसिस साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, बियर्डेड वल्चर, सिनेरियस वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन और ग्रिफिन वल्चर। इसमें से जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो 3 इंपॉर्टेंट है, जैसे वाइट रम्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और इंडियन वल्चर। ठीक है, तो इसके बारे में कहता है कि वाइट बग्ड या वल्चर जो होता है, या स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये तीनों में पिछले 1 दशक यानी 10 साल में काफ़ी गिरावट आई है और ये CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। गिद्धों के लिए कुछ कार्यक्रम चल रहा है, जैसे स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट न्यूज़ कवक के बारे में, यानी कि फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। क्या है, क्या न्यूज़ क्या है? सबसे पहले तो ये जान जाते हैं कि फंगस होता क्या है। तो फंजाई जो होता है उसी को कवक कहते हैं। जहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी खाद्य पदार्थ अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है। या मशरूम आपने देखा होगा, तो ये क्या है, कवक है या फंगस है। ठीक है, या जब आप आटे को 1-2 दिन के लिए अगर गर्मी के मौसम में छोड़ दो, 1 दिन के लिए ही छोड़ दो, ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं, खमीर उठ गया। ठीक है, फर्मेंट हो गया, तो वो भी एक तरह का क्या है, फंगस ही है। ठीक है, तो सुर्खियों में इसलिए हो गई ये न्यूज़ क्योंकि एक फंजाई फाउंडेशन है जो कि फंगस के बारे में देखती है कि क्या करना है। तो फंजाई फाउंडेशन ने ये कहा, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के तत्वाधान में लोगों से आग्रह किया कि जब भी फ्लोरा और फौना की बात होती है, फ्लोरा मतलब हो गया आपका जो भी वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हैं, और फौना मतलब हो गया जो भी प्राणी जगत यानी कि पशु पक्षी हैं, इन दोनों शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो तो इसके अलावा आप किसका प्रयोग करिए, कवक या फंजा शब्द का प्रयोग करिए। ठीक है, क्यों प्रयोग करिए, क्योंकि कहता है कि ये तीनों सामूहिक रूप से पृथ्वी पर जीवन का त्रयी, यानी कि कहा जा रहा है कि ये तीनों जो है एक ट्रिनिटी की तरह से काम करती हैं। तो आइए फंगस के बारे में जान जाए। वैसे तो आप जानते होंगे लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जान लीजिए। सीधे हम लोग ये देख लेते हैं आपका 3 Fs की तुलना देखते हैं। पहला कहता है कि किंगडम जगत की बात है, उदाहरण दे रहा है, गतिशीलता दे रही है, जन्म दे रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका दे रहा है कि क्या काम है इनका इकोसिस्टम में। तो वनस्पति जगत की जब बात करते हैं तो इनको बोला जाता है प्लांटी। किंगडम क्या है, इनका प्लांटी है। उदाहरण के तौर पर क्या देखते हैं, शैवाल आता है यानी कि एल्गी, पुष्प या वृक्ष यानी कि फूल या फिर पेड़, ये सारा कुछ किस में आता है, आपका वनस्पति जगत में आता है। ठीक है यानी कि ठीक है, फिर काम क्या करते हैं, तो जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कि बीज से करते हैं, बीजाणु या वनस्पति जनन के माध्यम से करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका इकोसिस्टम में, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। सबको पता है कि पेड़ पौधे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं। लिंडेन का 10% नियम लगता है। लिंडमैन का 10% नियम क्या होता है कि सूर्य से जो प्रकाश ले रहा है उसका 10% जो है प्रोडक्टिव या अगले चरण में भेजा जाएगा। प्राणी जगत की बात करते हैं। प्राणी जगत यानी कि आपका जूलॉजी के अंतर्गत, मतलब जिसमें जीव रखे जाते हैं। तो एनिमीलिया, इस किंगडम को एनिमीलिया बोलते हैं। इसमें कीड़े, सरीसृप, स्तनधारी यानी कि मैमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं या फिर आपके कीड़े आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। अब ये गतिशीलता किस तरह पे रहती है, चूंकि वनस्पति जगत में ये आमतौर पर एक ही जगह पर पेड़ पौधे रहते हैं और हिलते डुलते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये चलने फिरने में सक्षम होते हैं, यानी कि ये किसी ना किसी माध्यम से चलते फिरते हैं। लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह का जनन करते हैं, मतलब कि एक विशेष प्रकार का इनको ऑर्गन दिया जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए और कुछ में ऑर्गन्स नहीं भी होते हैं। ठीक है, ये तीनों तरह के होते हैं। पहला तो ये कंज्यूमर होते हैं, शिकारी होते हैं और शिकार भी होते हैं ये। और तीसरा जो ग्रुप बना रहा है जो कि आपका फंजा का ग्रुप है, यानी कि कवक यानी कि फंजाई का ग्रुप है, उसमें कवक आता है।
ये मशरूम, फफूद या खमीर, यानी कि जो भी फर्मेंटेशन होता है, मशरूम जो बाजार में बिकता है वो, या फिर फफूद या फंगस, ये तीनों इसमें आते हैं। आमतौर पर ये एक ही जगह रहते हैं, पेड़ पौधों की तरह ये भी चलने में अक्षम होते हैं, यानी कि चल नहीं पाते हैं। ये बीजाणु के माध्यम से या अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कोई विशेष अंग नहीं होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। और ये किस भूमिका में रहते हैं, तो डीकम्पोजर की भूमिका में रहते हैं, यानी कि अपघटन की भूमिका में रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया कि कोई सड़ा गला पदार्थ है तो उस पर क्या हो जाएगा, फंगस हो जाएगा। फंगस करता क्या है कि धीरे धीरे उस पदार्थ को धीरे धीरे सड़ाने में और पूरी तरह से खत्म करने में मदद करता है, ठीक है। तो यही काम है कवक का। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि कवक जो है एकल कोशिका यानी कि सिंगल सेल वाली प्रजातियां हैं, कुछ जो होती हैं वो आपका मल्टी सेलुलर होती हैं। वितरण किस तरह होता है, तो ये प्रजातियां आपका टेरेस्ट्रियल में भी यानी कि स्थलीय क्षेत्रों में भी और जलीय यानी कि एक्वेटिक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय में भी पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल में भी पाई जाएंगी जहां अधिक गर्मी पड़ेगी, समशीतोष्ण में यानी कि सब ट्रॉपिकल में भी पाई जाएंगी, और आर्कटिक के क्षेत्र तक पाई जाएंगे, वहाँ मॉसस के रूप में भी पाए जाते हैं, काई के रूप में या कवक जो है अलग रूप में पाए जाते हैं। तो आर्कटिक क्षेत्र यानी कि ठंडे यानी कि गर्म से लेकर ठंडे क्षेत्र तक इनका वितरण होता है, थोड़ा बहुत असमान होता है। खतरा क्या है कि जिस तरह से वन में ये वनों का ह्रास हो रहा है, इनका दोहन हो रहा है, या प्रकृति में काफ़ी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। कवक का क्या महत्व है, तो खाद्य पदार्थ के रूप में महत्व होता है, जैसे मशरूम हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा माइकोराइजल कार्बन भंडार यानी कि कार्बन सिंक के रूप में भी ये काम करते हैं। अपघटन और पोषण चक्र के रूप में, न्यूट्रिशन साइकिल में भी रहते हैं। मैंने बताया ही आपको कि डिकम्पोजर्स के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। फिर दवा निर्माण में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो काफ़ी यूज़ है। तो ये हम लोग कुछ जान गए कि एक संस्था है फंजाई फाउंडेशन, उसने कहा है कि जब भी आप लोग बात करिए फ्लोरा और फौना की, तो एक वर्ड और यूज़ करिए जिसका नाम है फंगा या कवक, ठीक है। हमें छोड़िए मत, क्योंकि हम ट्रिनिटी हैं पृथ्वी को बैलेंस रखने के लिए, ओके। तो हो सकता है कि आगामी कुछ वर्षों में जो बच्चों की बुक्स आती है जिसमें फ्लोरा और फौना लिखा रहता है, वहाँ पर फ्लोरा, फौना और फंजा भी लिखा रहा है या कवक लिखा रहा है, ठीक है। अगला है कि लाल चंदन से रिलेटेड एक न्यूज़ है, तो मुझे आशा है कि सब लोगों ने जो है तेरी झलक अशरफी वाला जो सॉन्ग है जिस मूवी का है पुष्पा, पुष्पा जो है वो लाल चंदन का ही वो करता रहता है, तस्कर रहता है, पोचिंग करता रहता है, तस्करी करता रहता है। तो लाल चंदन होता क्या है, क्या नए नियम बनाए गए हैं निर्यात संबंधी, और क्या चीज़ें हैं कुछ जानते हैं, कहाँ पैदा होता है, किस तरीके से वो, कितने अमाउंट में उसको वाटर चाहिए नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, यानी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय, जो कि काम करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, उसने कहा है कि निजी कृषि भूमि से अगर लाल चंदन की लकड़ी प्राप्त हो रही है तो उसके निर्यात में कुछ संशोधन कर देते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत निर्यात करने के लिए अनुमति दिया जाएगा। 2019 में देखिए विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी कि उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि नहीं, लाल चंदन का आयात नहीं हो सकता, जबकि इसका निर्यात रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि इसका जो एक्सपोर्ट करेंगे ना वो एक लिमिटेड तरीके से करेंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास ओनरशिप हो, कि गवर्नमेंट अपनी ओन्ड साइकिल से या जो भी उनका प्रक्रम हो उस तरीके से थोड़ा बहुत निर्यात कर ले। यूज़ क्या है लाल चंदन का, तो लाल चंदन चीन में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, उसके अलावा बहुत कॉस्टली फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, उसके अतिरिक्त दवाओं के बनाने में इसका काफ़ी उपयोग होता है, ठीक है। अलग अलग इसका नाम भी होता है। कह रहा है कि DGFT यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 2019 में लट्ठे या जड़ों के रूप में लाल चंदन के निर्यात की अनुमति देने के लिए अपनी निर्यात नीति का संशोधन उस समय किया था, लेकिन यह अनुमति तभी दी जा सकती थी जब लाल चंदन विशेष रूप से, ये चीज पॉइंट याद रखिएगा कि विशेष रूप से निजी कृषि भूमि से प्राप्त किया गया हो, ठीक है। हालिया संशोधन यह अनुमति देता है कि कृत्रिम रूप से उत्पादित किए गए या उगाए गए लाल चंदन के लिए निर्यात का वार्षिक कोटा होगा अगर कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है, लेकिन लाल चंदन का अगर जंगली सैंपल है तो उसके लिए शून्य निर्यात कोटा है, उसको आप निर्यात नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर वो आपके वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट से निकल करके आता है। समझ में आ रहा है? जैसे दो तरीके से आप लगा सकते हो, एक कृत्रिम रूप से लगा सकते हो कि आप उसको अपने किसी एरिया में लगा दिए, ठीक है, अपने घर के आसपास लगा दिया आपने, और एक कृत्रिम वातावरण उसको दिया, जो भी चीज़ें उसको चाहिए, ठीक है, लाल चंदन आपका लग गया।
तो एक लिमिट तक उसका एक वार्षिक या ईयरली कोटा निर्धारित है कि आप उतनी अमाउंट ऑफ वुड उसकी या लाल चंदन को निर्यात एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो फॉरेस्ट वाला लाल चंदन है, यानी कि जंगल का लाल चंदन है, तो उसको नहीं कर सकते हो, ऐसा यहां पर हालिया संशोधन कहता है। लाल चंदन के बारे में बात करें तो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। 1972 जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो एक चीज़ और प्राप्ति स्थल देखते हैं कि भारत जो है एक नेटिव वृक्ष प्रजाति है, यानी कि यहाँ का इंडिजिनस पौधा है, यहाँ की नेटिव प्रजाति है। ठीक है, और ये पूर्वी घाट में सीमित भौगोलिक क्षेत्र में उगता है। आंध्र प्रदेश के वनों के अलग अलग इलाकों में प्राप्त होता है। विशेषता यह है कि बहुत धीरे गति से बढ़ता है। टोटल 25 से 40 साल लग जाते हैं लाल चंदन के पेड़ को बनने में। जैसे आप अगर आम का पेड़ लगाओगे तो 5 साल या 6 साल में आम का पेड़ आपको आम देना स्टार्ट कर देगा, लेकिन लाल चंदन अगर आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 25 से 40 साल। सोचिए, आपकी लगभग जो है 2/3 लाइफ खत्म हो जाएगी, इतना समय लग जाता है लाल चंदन को बनने में। उसके बाद सूखा सहिष्णु वृक्ष प्रजाति है, यानी कि सूखे को सह लेती है। ठीक है, और इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे अल्मुग है, सॉन्डरवुड है, रेड सैंडर्स है, रेड सैंडर्स वुड है, रेड सैंडर्स है, येरा चंदनम है, रक्त चंदना है, लाल चंदन, रगत चंदन, रुखतो चंदन, ये बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है, बताया मैंने कि चीन में इसकी अधिक डिमांड है। सौंदर्य प्रसाधन में, औषधि उपयोग के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है? आपने जलकुंभी का नाम सुना होगा। जलकुंभी एक इन्वेसिव स्पीसीज है। अगर जलकुंभी किसी तालाब में फेंक दोगे तो उस तालाब में केवल जलकुंभी ही दिखाई देगी, कोई अन्य प्रजाति नहीं दिखाई देगी, यानी कि वो अन्य प्रजाति को डोमिनेट करती है और वहां पर पूरी तरह से छा जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं विदेशी आक्रामक प्रजातियां। इसी तरह कैमरा लंटाना एक पौधा है जो कि हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। आपने अब कभी अगर आप ट्रेन से सफ़र करोगे तो आप देखोगे कि पटरी के किनारे किनारे, ये चीज़ कभी भी ध्यान कर सकते हैं आप कि पटरी के किनारे किनारे कुछ गुलाबी, कुछ पीले रंग के छोटे छोटे फूल पूरे बंचेस में झाड़ियों के माध्यम से, यानी कि पूरा श्रब्स होती है उसमें खिले होते हैं। वो जो कैमरा लंटाना का पौधा है वो भी सेम काम करता है कि अपने आसपास किसी अन्य प्रजाति को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो ये प्रजातियां जो होती हैं वो बहुत ही आक्रामक तरीके से वहाँ की नेटिव प्रजातियों पर हमला करती हैं, तो यही इन्वेसिव एलियन स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि IPBES ने ये कहा, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल सर्विसेज ने ये कहा कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर एक आकलन रिपोर्ट हम लोग जारी करते हैं। ठीक है, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने एक इन्वेसिव स्पीसीज पर रिपोर्ट जारी की है। उसके बारे में क्या जानना है? तो आक्रामक विदेशी प्रजातियां स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र एवं मूल प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित हो जाती हैं अर्थात अपना प्रसार करती रहती हैं। विदेशी प्रजातियों में प्राणी, पादप या अन्य जीव जंतु शामिल होते हैं। किसी नए क्षेत्र में इनका प्रवेश मानव की गतिविधियों द्वारा जाने अनजाने होता रहता है। सभी विदेशज प्रजातियां आक्रामक प्रजातियां नहीं होती हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपकी एलियन स्पीसीज है तो आक्रामक प्रजाति ही हो। ठीक है, या कोई भी, जैसे केवल पौधों को लेकर ही नहीं, पशुओं को लेकर भी हो सकता है कि हो सकता है कोई ऐसी इन्वेसिव स्पीसीज आ जाए जो यहाँ की स्पीसीज को मारे। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में कि कोई एलियन का ऐसा ग्रुप आ गया जो कि यहाँ के एथनिक जो ग्रुप है, यहाँ का जो ग्रुप है, नेटिव ग्रुप है, उसको क्या कर रहा है? मार रहा है और अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आयरन मैन टाइप मूवीज में आप लोग देख सकते हैं कि वो जो बड़ा मुंह वाला आदमी था, उसका नाम मुझे नहीं याद रहा, थानोस। ठीक है, तो वो क्या करता है, नया ब्रह्मांड बनाने के लिए सबको मार रहा है। तो एक डिफरेंट टाइप की एलियन स्पीसी है जो कि पृथ्वी पर आकर के सब तबाह कर रहा है। ठीक है, तो रिपोर्ट की अगर माने तो आक्रामक विदेशी प्रजातियां वैश्विक स्तर पर जैविक विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले 5 प्रमुख कारकों में से एक है। कि अगर देखा जाए कि बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो अगर 5 कारकों को लिया जाए तो एक इन्वेसिव स्पीसीज भी होती हैं। ठीक है, एक बार जान लेते हैं सामान्य विशेषता इनकी कि ये तीव्र गति से प्रजनन करती हैं और वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। कि यहाँ की जो नेटिव प्रजातियां हैं, अगर वो 2 महीने अगर वो 1 साल में बढ़ेंगी अपने आसपास के क्षेत्र में, तो ये क्या करेंगी, 2 महीने में ही प्रजनन और अपनी वृद्धि को बढ़ा लेंगी। यानी कि जब तक 1 साल आएगा तब तक ये 6 गुना वृद्धि कर चुकी होंगी। बस ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। इसमें अपना प्रसार करने की उच्च क्षमता होती है। उसके साथ साथ नई परिस्थितियों
के साथ भौतिक रूप से अनुकूल होने की क्षमता है, मतलब एडेप्टिव बिहेवियर होता है कि ठीक है ज़्यादा बारिश हो गई फिर भी हम जिंदा रहेंगे, सूखा पड़ रहा है फिर भी हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। अगल बगल वाली प्रजातियां सूख रही हैं लेकिन ये क्या कर रही हैं, जिंदा है, ठीक। अगला क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के आहार एवं भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता है, सेम चीज वही है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। कुछ प्रजातियां हैं जो कि इन्वेसिव स्पीसीज का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्या है, पहला है प्रोसोपिस चिलेंसिस। प्रोसोपिस चिलेंसिस कहाँ पाई जा रही है, तो प्रोसोपिस चिलेंसिस को चिली मेस्काइट भी कहते हैं। देखो यहाँ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है चिली मेस्काइट, ठीक है। तो पहले तो नाम ही याद रखना है, कुछ और याद भी नहीं रखना है इसका, ठीक है। तो प्रोसोपिस चिलेंसिस, जिसे चिली मेस्काइट भी कहते हैं, ये 4 देशों यानी कि साउथ अमेरिका के 4 देश अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, पेरू में वहाँ की नेटिव स्पीसीज है, स्थानिक प्रजाति है। ये हो क्या रहा है कि मन्नार की खाड़ी के आसपास बायोस्फीयर रिजर्व में आ गई है और 21 द्वीप में देशज वनस्पति को नुकसान पहुंचा रही है। तो जो मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है, वहाँ के आसपास जो छोटे द्वीप हैं 21, वहाँ पर ये प्रजाति पहुंची है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, प्रोसोपिस चिलेंसिस या चिली मेस्काइट, ठीक है। यह शुष्क क्षेत्रों का सूखा प्रतिरोधी वृक्ष है, ठीक है। फिर जो दूसरा आता है होती है गम्बूसिया। तो गम्बूसिया का नाम आपने सुन के रखा होगा, यह है मॉस्किटो फिश। गम्बूसिया जो है पानी में जो मच्छर के लार्वा यानी कि जो अंडे देता है मच्छर, उसको खा लेती है। तो अभी क्या हुआ है कि 2 टाइप की गम्बूसिया फिश है, पहला है गम्बूसिया एफिनिस और दूसरा गम्बूसिया होलब्रुकी। ये दोनों गम्बूसिया जो आपकी मछली है एक टाइप की, ये आपकी इन्वेसिव स्पीसीज बन चुकी है भारत में, ठीक है। ये नियंत्रण के लिए इनको लाया गया था और मच्छर के लार्वा को खाती है, मैंने बता दिया। यूएसए की ये जो है नेटिव स्पीसीज है और 1928 के दौरान लाया गया था। तो 2 टाइप की गम्बूसिया है, पहला है गम्बूसिया एफिनिस और दूसरा गम्बूसिया होलब्रुकी, नाम याद रखिएगा। तीसरा है कोनोकार्पस वृक्ष, एक टाइप का मैंग्रोव वृक्ष है जो कि थोड़ा सा चिकने पत्ते वाला होता है और लीची के तरह के फल होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, लीची के टाइप का फल होता है, आप इसको देख भी सकते हो। कोनोकार्पस वृक्ष जो है, गुजरात सरकार ने कहा है कि इसको आप उगा नहीं सकते, यानी कि इसको प्रोहिबिट कर दिया है उगाने से। तेलंगाना सरकार भी इससे पहले जो है इस पर रोक लगा दी थी। उस जो है इसका पहले सजावटी रूप में उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, कोनोकार्पस वृक्ष जो है ये भी इन्वेसिव स्पीसीज है। अगर क्वेश्चन दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव स्पीसीज, तो उस केस में आपको नाम ही काम आएगा, ठीक है। अगला है आपका लुडविगिया पेरुवियाना। तो इसको प्रिमरोज विली भी कहते हैं, पेरू के आसपास में ये जो है पाया जाता है। अभी तमिलनाडु में हाथियों के पर्यावास और चारागाह को नुकसान पहुंचा रहा है लुडविग पेरुवियाना, यानी कि कुल मिलाकर के हाथियों का जो हैबिटेट है उसको ये प्रभावित कर रहा है, लुडविगिया पेरुवियाना, ठीक है। याद रखिएगा नाम, क्योंकि ये न्यूज़ पिछले साल मिड अगस्त के आसपास में ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई। तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएं, या अगर हाथी संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, या हाथी और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि पर्यावास को प्रभावित कर रहा है, कौन कर रहा है, तो लुडविगिया पेरुवियाना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रेड फायर चीटी, ये यूरोप में पहली बार पाई गई थी और ये भी जो है सुपर कॉलोनी बनाती है, तेजी से फैलने में सक्षम होती है। और एक इनका बढ़िया वर्ड ये है कि ये रासायनिक स्राव के अलावा स्ट्रिड्यूलेशन के माध्यम से जो है कम्युनिकेट करती हैं, संचार स्थापित करती हैं। क्या है स्ट्रिड्यूलेशन, होता क्या है, स्ट्रिड्यूलेशन जो है शरीर के एक हिस्से को दूसरे से रगड़ते हैं। जैसे जो चींटी होती है, मान लीजिए चींटी का ये हेड है, ये उसके 2 हाथ हैं, तो चींटी क्या करती है, आपने कभी कभार कार्टून में देखा होगा, चींटी ये दोनों हाथ को रगड़ती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिड्यूलेशन। इस माध्यम से ये क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक जो न्यूज़ है वो है संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट आई है। तो ये टॉपिक जो होगा काफ़ी लंबा होगा, यहाँ पर कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में जानेंगे, काफ़ी अधिक है, तो कुछ टॉपिक इसमें से कवर कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो है क्या कि एक IUCN ने एक अपडेटेड लिस्ट जो है अभी जारी की है, कह रहे हैं कि 44,000 प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा जो है मंडरा रहा है। और लास्ट रिपोर्ट जो उनकी आई थी उससे 2000 ज़्यादा ही, पिछले वर्ष की तुलना में 2000 ज़्यादा प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं। इसमें आता है सैगा हिरन, SAIGA। इसका फोटो यहाँ पर मैंने आपके लिए लगा दिया है, बड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए, ये देखिए,
ये है सैगा हिरन, ठीक है। ये इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो निकाल ली क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। है क्या कि अभी इसे नियर थ्रेटेंड में रखा गया है, नियर थ्रेटेंड में रखा गया है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये प्रजाति पिछले हिमयुग से अस्तित्वमान में है, ठीक है ना। यानी कि जो आइस एज था, लास्ट आइस एज, वहाँ से ये जो है एग्जिस्ट करती है आपके अर्थ पे। इसके अलावा कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि काफ़ी भयानक है, जैसे कि ताजे जल की जो फ्रेश वाटर की 25% मछलियाँ हैं उनके समक्ष जो है एक्सटिंक्ट होने का या विलुप्त होने का खतरा है। ताजे पानी की कम से कम 17% जो संकटग्रस्त हैं, ठीक है, यानी कि जो थ्रेटेंटेड मछली प्रजातियां हैं वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा 4 केरल में ताजे पानी की भूमिगत मछली प्रजातियां हैं जो कि जल में नीचे पाई जाती हैं, जिसमें से शाहजी कैटफिश, अब्दुल कलाम ब्लाइंड कैटफिश, पेंजियो भुजिया और एक आपका गोलम स्नेकहेड, ये चारों जो है आपका जो है रेड लिस्ट में शामिल की गई हैं। 3 को एंडेंजर्ड लिस्ट में और 1 को वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। रेड लिस्ट होती क्या है, तो IUCN जो है रेड लिस्ट जारी करते हैं और इसमें विश्व की जैविक विविधता के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण संकेतक है, ठीक है। IUCN की लाल सूची या रेड लिस्ट में इस तरह से शामिल श्रेणियां होती हैं कि सबसे पहले आप देखोगे एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या होता है कि ये पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि अपने जो इनका अपना क्षेत्र होता है वहाँ पर ये विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि जो अपना जंगली क्षेत्र है वहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है, काफ़ी अत्यधिक उच्च खतरा बना हुआ है। देखिए ये वर्ड है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR से दिखाते हैं, यहाँ पर CE लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है इंडेंजर्ड, यानी कि उच्च खतरा है, अत्यधिक उच्च खतरा नहीं, उच्च खतरा है इनके विलुप्त होने का। फिर आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य है, यानी कि आसानी से ये इंडेंजर्ड श्रेणी में जा सकते हैं, इनको बचा के रखना जरूरी है। फिर आता है नियर थ्रेटेंटेड, यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में जा सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ा बहुत खतरा है। फिर लीस्ट कंसर्न, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी पर्याप्त संख्या इनकी उपलब्ध है, ठीक है। तो ये संख्या के बेसिस पे होता है कि कोई प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई, यानी कि संख्या बिल्कुल नहीं बची। जैसे भारत में चीते नहीं थे, अभी नामीबिया और साउथ अफ्रीका से मिला करके काफी चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। तो पहले एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हुए भारत में, फिर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए भारत के लिए अगर बात की जाए, ठीक है। फिर उसको कहां से लाया गया, बाहर से लेकर के आया गया। इसी तरीके से कुछ अभी मैंने वल्चर्स के बारे में बताया, तो कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और कुछ क्या है, वल्नरेबल श्रेणी में पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। संकट उन्मुख या नियर थ्रेटेंड का आशय ये होता है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में संकट श्रेणी में शामिल होने से संभावना से युक्त है, यानी कि संकट श्रेणी में आ सकती है। अभी नियर थ्रेटेंड है, यानी कि नजदीक है, लेकिन पूरी तरह से संकट में नहीं आई है। लीस्ट कंसर्न, इसका आशय है कि किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना अभी नहीं है, उसको डाल देंगे लीस्ट कंसर्न में। फिर आता है डेटा डिफिशिएंट, छोड़ दीजिए, डेटा नहीं है, इसको कोई नहीं पढ़ना है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि CR दिखाते हैं, मैंने बताया भी। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश, ये पॉइंट देखिए, उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा, अत्यधिक उच्च खतरा, एक्सट्रीमली हाई रिस्क बना हुआ है। फिर आता है इंडेंजर्ड, इसका आशय है किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक उच्च खतरा, यानी कि वेरी हाई रिस्क बना हुआ है, इंडेंजर्ड होता है। फिर वल्नरेबल है, सुभेद्य बोलते हैं, इसका आशय ये होता है कि कोई प्रजाति है उसके समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा बना हुआ है, ठीक है। फिर आपका एक्सटिंक्ट, यानी कि गायब हो चुका है, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब ये होता है कि अपने प्राकृतिक परिवेश अर्थात वन में नहीं है, कुछ सदस्य केवल कैप्टिव अवस्था में कृत्रिम परिवेश में अपने मूल प्राकृतिक परिवेश से बाहर जीवित रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए कि व्हाइट टाइगर का एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाइट टाइगर वनों में क्या है, नहीं है, सपोज करिए कि नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको कहीं पर प्राइवेट रूप से कुछ लोगों ने रखा हुआ है। बेस्ट एग्जांपल है चीते का, कि एशियन चीता जो होता है वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, लेकिन ईरान में अभी भी कुछ हैं, ठीक है। तो एक मोटी मोटा आपको थोड़ा आइडिया लग गया। IUCN क्या है, 1948 में इसका गठन किया गया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका नाम है। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड में मुख्यालय है, ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
ठीक है, शॉर्ट में स्विट्जरलैंड लिख देता हूँ। ठीक है, काम क्या है कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, न्याय संगत विश्व का निर्माण करना है, प्रकृति के महत्व को समझना है और उसका संरक्षण करना है। बहुत सारी रिपोर्ट दी जाती है इसमें। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियन, द सेकंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट रिपोर्ट भी आती है। सुर्खियों में कुछ संरक्षित क्षेत्र है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।